welcome back to the channel of CSC Gurukul, and today we have the session of 12 of the PYQ of Polity and Governance. My name is Zaman Moga. Today I have taking your session 12. So we have the topic of this session is the important act and the constitutional amendments. What are the important amendments in the past year, and the UPSC asking from the beginning. So चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम उन एक्ट्स की बात कर लेते हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे हम यूसीसी की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से, या फिर 1995 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा था ये पहले से, क्योंकि गोवा के केस की बात कर रहे थे। ठीक है, पुर्तगीज सिविल कोड 1867 को ध्यान में रखते हुए यूसीसी की बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम जज इंक्वायरी एक्ट की बात करें, इंक्वायरी एक्ट या बिल की बात करें, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, हालांकि अब तो एक्ट है, अब बिल नहीं है। ठीक है, या फिर जो अभी नोटिफाइड बिल्स है, आप लोग पीआरएस पे जाकर देखते ही होंगे, पीआरएस एक वेबसाइट है। ठीक है, उस पर आप देखते होंगे कि भाई जो रिसेंट के बिल हैं, क्या क्या बिल हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम उनकी ही बात करेंगे। तो अब हम ये बात मुद्दों के साथ में पीवाईक्यूज में क्या क्या मुद्दे रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए उन मुद्दों की बात करेंगे जो आने की संभावना है, जिनके आधार पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि देखिए, आप चैनल से जुड़े हैं तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि चैनल आपको बहुत कुछ देगा अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि हर टीचर का या हर एक अच्छे मेंटर का, देखो मैं सबसे पहले बात करूँ, मैं अच्छी की गिनती में पता नहीं हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश रखता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। हम कई बार हमें लेट हो जाता है, 2-2 दिन तक हम लेक्चर नहीं डाल पाते। उसका रीज़न यही है कि हम बहुत डीप थिंकिंग के साथ, डीप क्या बोलते हैं, अपनी जो हमारी कंटेंट टीम है वो बड़ा ही ध्यान में रखते हुए चीज़ों को तैयार करती है, और आपको कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम चीज़ें दें। बेहतर से बेहतर चीज़ें दें तो कम से कम आपको इस चीज़ का अनुभव रहे, या इस चीज़ का ध्यान रहे कि चलो ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी कोचिंग, कोई भी अच्छा टीचर, कोई भी अच्छा इंसान, कोशिश उसकी यही रहती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। देखो, क्वेश्चन लगना ना लगना वो एक अलग बात है, लेकिन सही से पढ़ाना वो एक अलग बात है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज लीगल फॉर ए हिंदू मेल एंड इलीगल फॉर मुस्लिम्स मेल टू हैव मोर देन वन लिविंग वाइफ। तो कौन सा, जैसे मैंने अभी बात करी थी। ठीक है, पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ 1867। तो गोवा, पुर्तगीज से सीधे गोवा ही याद आता है हमें, तो इसलिए इसका आंसर गोवा है। अब देखिए, जो गोवा का जो यूसीसी मॉडल है, ठीक है, वो बेस्ड है, आपको मैंने बताया अभी, पुर्तगीज सिविल कोड 1867 के आधार पे। ठीक है, पुर्तगीज सिविल कोड 1867 के आधार पे। ठीक है, अब इसमें ना ये जो गोवा यूसीसी है, ये अपना गोवा यूसीसी है, इसमें देखो मुस्लिम्स के लिए और हिंदूज के लिए, दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स के लिए प्रावधान है कि ये मोनोगेमी ही कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ऐसा कोई पर्सनल एक्ट नहीं चलेगा जो आपको मैंडेट करता हो एक से ज़्यादा वाइफ रखनी। यानी मोनो का मतलब आप एक ही रख सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्सनल एक्ट की बात करें, जो कि गोवा के अलग अन्य राज्यों में है पर्सनल एक्ट है, उसमें क्या है कि एक जो मुस्लिम है वो अधिक से अधिक 4 वाइफ रख सकता है, मतलब उनसे शादी कर सकता है। ठीक है, लेकिन गोवा के मॉडल में उनको केवल मोनोगेमी तक सीमित कर रखा है, ये 4 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही बात हम करते हैं हिंदूज की, तो हिंदूज के लिए जो यूसीसी, गोवा का यूसीसी मॉडल है, या जो कोड है, वो क्या कहता है, उसके ना एक आर्टिकल नंबर 3 है, जिसकी जो आर्टिकल नंबर 3 है किसका, डिक्री ऑफ 1880 का। ठीक है, उसमें क्या है कि एक जो प्रोविज़न है, हालांकि वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो प्रोविज़न का नाम है जेंटाइल हिंदू को कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ गोवा। उसका जो आर्टिकल 3 है डिग्री ऑफ 88 का, उसमें वो कहता है कि जो हिंदूज हैं ना, हिंदूज मेल हैं, वो सेकंड वाइफ को रख सकते हैं, लेकिन उसके 2 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो भी लिमिटेड 2। पहला जो सर्कमस्टांसेस है वो ये कहता है कि अगर जो वाइफ है ना, जो पहली वाइफ है, यानी जो फर्स्ट वाइफ है, उसकी एज 25 से ऊपर चली गई। ठीक है, और वो कंसीव नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। दूसरा जो इसका प्रावधान है, दूसरा प्रावधान ये कहता है कि अगर जो पहली वाइफ है उसकी एज 30 से ऊपर चली गई है, और वो किसी मेल चाइल्ड को, किसको जी, मेल चाइल्ड को बर्थ नहीं दे रही है, तो भी वो दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका
हिंदूज़ के लिए था। मुस्लिम्स के लिए मैंने बताया मोनोगेमी प्रोहिबिटेड, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड की गई थी बाईगमी। मोनोगेमी को इन्होंने बोल रखा था कि हाँ आप मोनोगेमी ही कर पाओगे, ठीक है। हालांकि अगर नोट के मतलब अगर हम इसकी बात करें, ऐसा है नहीं, केवल किताबों में है ये। अगर हम आज की सोसाइटी में देखें तो इस तरह का कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये है, ठीक है। अगर इस अदर स्टेट की बात करें, जैसे अब नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे जो हिंदू के जो मैरिज एक्ट है 1955 का, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है पॉलीगैमी को हिंदूज़ के लिए। उसी प्रकार मुस्लिम्स के लिए ये अलाउ करता है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना आपको भैया कि केवल गोवा को छोड़ के बाकी के आप एरियाज़ में या स्टेट्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम गोवा की हिस्ट्री को पढ़ें, सीधी सी बात है, गोवा की हिस्ट्री में क्या भाई, गोवा को एनेक्स किया गया था 1961 में, ठीक है। अब जो पुर्तगीज सिविल कोड है वो आज भी स्टेबिलिटी में है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे ज़्यादा डीप, क्योंकि हमें तो सीधी सी बात है, हमें तो रूल्स पढ़ने दें, ठीक है। अगर हम फीचर्स की बात करें, प्राइमरी लॉ देखिए तो पर्सनल लॉ बेस्ट रिलीजन हमारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, लेकिन गोवा में गोवा सिविल कोड है, सबके लिए कॉमन है। हिंदू पोलोगेमी हमारे यहाँ पे लीगल मानी गई है, लेकिन अगर गोवा की हमारे यहाँ का मतलब सारे के सारे स्टेट्स अदर देन गोवा, ठीक है। भाई गोवा भी हमारा ही है, माना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है, लेकिन हाँ अभी हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे लीगली परमिसिबल है हिंदूज़ के लिए कुछ एरियाज़ में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो हमारा डेली का मुद्दा रहता है। डेली का तो हमारा यही मुद्दा है कि भाई हमने ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया, ठीक है। तो देखिए पहला इशू तो अपना वही अभी आप लोगों ने 2 साल से हल्ला, 2024 से अगर हम देखें तो हल्ला है यूके का, यूके यानी उत्तराखंड का यूसीसी, ठीक है। उत्तराखंड ने नोटिफाई किया, पहला स्टेट बन गया भारत का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसने बता दिया कि एवरीवन प्रोहिबिटेड फॉर पॉलीगैमी, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, किसी का कोई पर्सनल एक्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे यूसीसी लागू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक डिबेट आई 2025 में, उसको बोलते हैं हम नेशनल यूसीसी डिबेट, ठीक है। भाई जो हमारे लॉ कमीशन है उसने फाइनलाइज की एक रिपोर्ट, और उसमें बताया कि जो पोटेंशियल ऑफ नेशनल यूसीसी है, जिसको हम गोवा मॉडल, उसको साइड किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसफुली उसको एग्जाम्पल दिया कि भाई कॉमन कोड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हिंदू बाईगैमी कर ले और मुस्लिम ना करे या जो भी, तो उनको उसको रिमूव कर दिया गया कि भाई देखो ये मॉडर्न टाइम में अगर हम नेशनल वाइड देखें इस वर्जन को तो ये गलत होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबके है ना भाई, ठीक है। वही फिर आर्टिकल 14 का उन्होंने हवाला दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44 की एडवोकेसी की गई कि भाई जो यूसीसी है वो एक डीपीएस फीस है, ना कि एक फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो बस ये थे मुद्दा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फैक्ट बेस्ड था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म डिनोटिफाइड ट्राइब रेफर टू, पूछ रहा है कि भाई जो डिनोटिफाइड जो ट्राइब है वो किसके अंतर्गत है। जैसे ट्राइबल विच आर एब्रिजिनल, नोमैडिक ट्राइब बी में जो है, सी में ट्राइब्स प्रैक्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ट्राइब्स विच आर अर्लियर क्लासीफाइड एज ए क्रिमिनल ट्राइब, ठीक है। तो इनको कहाँ पे ट्राइब, तो ये इसमें किया गया था, उसका मैं बताऊं क्या था। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट को सीटीए 1861 का कॉलोनियल ओरिजिन, ये जो एक्ट था ना, सीटीए एक्ट 1871 का, तो ये भाई सीधी सी बात है भाई, उस समय तो हमारे यहाँ हम भारत खुद एक कॉलोनी था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश थी गवर्नमेंट ने उसने अनेक्ट किया था ये एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा कि जो कम्युनिटी है, चाहे वो नोमैडिक हो चाहे वो सेटल्ड हो, उसको नोटिफाई किया गया, और जो एडिक्टेड सिस्टमेटिक कमीशन था नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का, उसने इनको नोटिफाई किया, क्योंकि ये इस ट्राइब के मेंबर्स थे, वो कंसिडर किए गए थे क्राइम बाय बर्थ। किससे जी, क्राइम बाय बर्थ से, क्योंकि सीधी सी बात है बहुत सारे मूवमेंट उन्होंने चलाए जिनको स्ट्रिक्टली दबा दिया गया, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन नोटिफाइड ट्राइब है ना, उसको आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया टेकोनियल क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इन 1952। अभी ये किसकी रिकमेंडेशन पर था, आइगर कमेटी। कौन सी जी, आइगर कमेटी। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, ये जो डिनोटिफाइड है जी, डिनोटिफाइड है टर्म आपकी, ये जो है ना गवर्नमेंट इंडिया ने सीटीए को तो रिपील कर दिया, उसके जो रिप्लेस करके क्या है, ड्रैकोनियन क्रिमिनल ट्राइब
एक्ट 1952। ठीक है, अब ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था जी? रिकमेंडेशन ऑफ IYENG, आइगर कमेटी। ठीक है, पॉलिटी बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन बहुत मजे का सब्जेक्ट है कसम से अगर आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है जी, नोटिफाई किया गया। ठीक है, हालांकि ये एक्ट को रिपील किया गया और नोटिफाई कुछ कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया, जिनका मतलब होता है नो लॉन्गर लीगली क्लासिफाइड एज ए क्रिमिनल्स। ठीक है, इसके बाद इनको एक विमुक्त जाति में रेफर किया गया, जिसको बोलते हैं लिबरेटेड कास्ट। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कुछ और जो हमारे रेफर्स हैं, जैसे आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब, ST। ठीक है, वो इनहेबिटेंट है रीजन के। नोमैडिक ट्राइब की बात कर लें। ठीक है, तो CTA में ये थे, लेकिन इनको नोमैडिक ट्राइब के रूप में डिनोटिफाई किया गया था। ठीक है, लेकिन जितने भी ऑल नोमैडिक ट्राइब है उनको क्लासीफाई नहीं किया गया था क्रिमिनल किस एक्ट के अंतर्गत? CTA के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है जी, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, जैसे आप वही झूम कल्टीवेशन जो बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, NCERTs में भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखो आज की अगर हम बात करें, नोटिफाइड या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, DNT जिनको बोलते हैं, वो बहुत सारे स्पेस कॉम्प्लेक्स स्पेसेस में रहती है इंडिया के, हालांकि रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, अगर उनके स्टेटस की बात करें, देखो अगर हम लीगल बेसिस देखें तो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट होता है, CTA को बहुत सारे स्टेट में रिप्लेस किया गया। ठीक है, अगर उनके रिजर्वेशन की बात करें तो देखो SC ST की लिस्ट में है, कुछ OBCs की लिस्ट में है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, अभी जैसे मैं कह रहा कि जो इनकी नोडल बॉडी है, नोडल बॉडी इनकी कौन सी है जी? DWBDNC, यानी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, उनके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके जो न्यूज़ में इशूज़ रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला इशूज़ जो हमारे सबसे सामने था, वो तो सबसे बड़ा था, वो आपका सीड स्कीम को लेके। ठीक है, 2024 से 2026 तक की स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म ही अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है? स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs वही बताया मैंने आपको, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। ठीक है, उनके लिए है। इसमें भी क्या क्या है भाई, हमारे जो एक बहुत बड़ा पुश दिया गया, किसके लिए? फ्री कोचिंग्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हेल्थ इंश्योरेंस अंदर PMJAY जनौषधि। ठीक है, उनके लाइवलीहुड को लेकर के कुछ मार्जिनाइज ग्रुप्स जो हैं, उनके लाइवलीहुड को लेकर के ये सीड स्कीम जारी की गई है या बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इशू है वो था आपका इडुक्की और इडेट कमीशन 2025 का। इडुक्की जो भी बोलते हैं, शायद अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इडेट कमीशन। ठीक है, 2025 इस कमीशन का देखो, ये जो कमीशन है, ये इस कमीशन ने एक स्टडी की किसके स्टेटस को? DNTs के स्टेटस को, और उसको इम्प्लीमेंट कराया 2025-26 में। इनकी जो डिमांड है ना, वो डिमांड है कि जो DNTs का है, जो कमीशन है, एक परमानेंट कमीशन है, जो स्टेचुरी परमानेंट कमीशन DNTs का, वो उसके जैसा बनना चाहिए। इसके जैसे आपका NCBs है, ये NCSCs है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल, ठीक है, या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसी तरह ये डिमांड करते हैं कि हमारा भी एक परमानेंट स्टेचुरी कमीशन बना दीजिए आप DNTs के लिए। ठीक है, तो ये कमीशन की यही रिपोर्ट थी। ठीक है, उसके बाद एक तो सबसे मेजर इशू रहा है, वो इशू ये है कि भाई अभी का सेंसस डिबेट आपने देखा होगा कि भाई उसमें ये बोला गया कि ओरिजिनली नेशनली जो क्या बोलते हैं, जो आपका DNTs ग्रुप है, उसको एक इनामरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह से भाई SC STs और OBC इनको तीनों कैटेगरी में स्कैटर्ड किया गया है, तो ये कह रहा है कि नहीं भाई, हमने ना हमारी जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, सोशो इकोनॉमिक नीड है उसको। ठीक है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर है उनकी आंखों में हम आते ही नहीं, वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें तो ये मान के चलते हैं SC STs या OBCs। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यार हमारा भी तो एक हमारी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है एक। ठीक है, तो हमको नोटिफाई किया जाना चाहिए अलग से, ताकि जो पॉलिसीज़ है वो हमारे लिए भी बराबर वैसे ही बन पाए। ठीक है, तो ये इश्यूज़ थे। अब इसके बाद अगर हम एक हो रहे हैं, वही अफेंडर एक्ट, हैबिचुअल अफेंडर एक्ट 2026।
ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया कि भाई बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनका जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो जो HRO है यानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी एक रिपीट पिटिशन थी कि यार इसको हटा दो, क्या क्या ये इनकारनेशन है, मेयरली ये जो लॉ है ये ट्रिब्यूनल जो ट्राइब्स है उनको भाई, अभी मैंने बात करी थी CTA एक्ट की यानी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है, ठीक है, उसको कंटिन्यू मत करो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैरास करता है DNTs को, ठीक है जी। तो ये था, और भी है भाई इनके डिजिटल आइडेंटिटी को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के एक इशू था, तो इशू बहुत थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखोगे, मैच द लिस्ट, देखो लिस्ट दी हुई है, क्या पूछा है, इधर लिस्ट में अमेंडमेंट दिया है, उसका किस एक्ट के अंतर्गत उसको रखा गया वो दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें देखो ये क्वेश्चंस इतने आसान भी नहीं होते और इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। जैसे पहले का द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट यानी 69वां जो अमेंडमेंट है 1901 की, वो किससे रिगार्डिंग था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो किससे रिलेटेड था जी, आपका NCT दिल्ली से रिलेटेड था, अगर मैं सही हूँ, अगर सही अगर का क्या मतलब है, सही है, ठीक है। तो अब देख लो फर्स्ट का ई इसमें भी है, तो ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। अब बचा हमारे पास 50-50 वाला केस। चलो अब अगला देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 75th अमेंडमेंट एक्ट आप लोगों को पता ही होगा कि ये स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट को लेकर के था। तो अब देखो सेकंड का ए इसमें है, तो अपना आंसर बन गया सी। क्या बन गया जी अपना आंसर सी, लेकिन सी तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ भी तो है ना भाई, इस हिसाब से तो ये भी है आंसर। अभी फिर 50-50 वाला केस फंस गया, तो अगला भी पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000, 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000 किससे रिलेटेड है भाई, किससे जी, 10th फाइनेंस कमीशन से। रिकमेंडेशन थी, क्या क्या रिकमेंडेशन थी 10th फाइनेंस कमीशन की, क्या थी जी, कुछ पता हो तो। ज़्यादा कुछ नहीं थी, देखिए उसमें ये बताया गया था कि जो भी स्कीम्स होती है, अल्टरनेटिव स्कीम्स होते हैं, उनका डिवोल्यूशन होता है किसके आधार पे, 10th फाइनेंस कमीशन के आधार पे। उन्होंने बताया कि जितने भी ओल्ड सेंट्रल टैक्स ड्यूटीज़ हैं वो क्या है, एक पूल है, ठीक है, किस किस के बीच, उसका शेयर किस किस के बीच होना चाहिए, अच्छे से शेयर होना चाहिए आपका स्टेट और यूनियन के बीच, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो सबसे ज़्यादा जो उसका फ़ायदा उठाती है वो सेंटर उठाती है, तो उसको लेकर के था। अगर आप लोगों को ये भी याद नहीं तो आप ये तो देखो 83rd अमेंडमेंट तो लगभग आमतौर पर सब लोगों को पता ही है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड था, आर्टिकल 243M। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पाओगे कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उसमें जो रिजर्विंग सीट है किसके लिए, SCs के लिए पंचायत में, उसको लेकर के था, है ना। लेकिन ऑर्डर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ही तो हमारा आंसर ही ए बनता है, ठीक है भाई, क्योंकि थर्ड का डी देखो, थर्ड का डी मैंने लगाया अभी, ठीक है, यही है। आई होप आपको ये आंसर एलिमिनेशन मेथड का भी आपको यहाँ पर पता ही लगा होगा कि हम ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन कई बार एलिमिनेशन मेथड भी फंसा लेता है। देखो जैसे मैं फंसा, मुझे ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी, लेकिन हाँ मुझे तीसरा याद था तो इसलिए चीज़ें आसान हो गई मेरे लिए, ठीक है जी। देखो यहाँ पे लिखा ही था, जैसे 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया, तो उसमें एक NCT दिल्ली के लिए, अगर हम आर्टिकल की बात करें 239 AB 39, ठीक है। 75th की हम बात करें जो 1994 का है, उसमें रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट आर्टिकल 323B। 80th की बात करें हम, क्योंकि ये भी 2000 का है, तो ये टैक्स डेवोल्यूशन को लेकर, जो टैक्स डेवोल्यूशन पूल्स है सेंटर और स्टेट का, उसके लिए आर्टिकल 269 270, ठीक है। अभी हमने 83rd की बात करी, अगर आप ये याद नहीं रखते, लेकिन 83 तो नॉर्मल है, अगर आपने कोई अच्छे से पढ़ा होगा बी एक्ट को, तो ये अरुणाचल एग्जाम्पशन की भाई जो पंचायत के सीट हैं उनके एग्जाम्पशन को लेकर के है अरुणाचल प्रदेश 243M, ठीक है जी। तो ये था, चलिए अब हम इसके इशूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो तो हमें सबसे पहले उनके इशूज़ के आधार पर तो करना है, क्योंकि भाई हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि किस किस के आधार पे हमें ये क्या हुआ है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे पहला इशू,
2024-25 का जो मैं इशू पढ़ रहा था ये न्यूज़पेपर, देखिए इशू हमने कोई ऐसे तो कहीं से उठाने लिए, हमने न्यूज़पेपर को रीड किया, उसके बाद हमने उनको सर्च किया, उसके बाद हमने इशूज इसमें ऐड किए। 69th जो अमेंडमेंट है, ठीक है, सेंटर का, वो सीधी सी बात है, सेंटर का दिल्ली के बीच एक बैटल जो चलता रहता है उसको लेकर के, ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली सेंट्रलाइज को ऑर्डिनेंस एक क्लैरिफाई पावर दी कि जो एलजी है उसके जो रिगार्डिंग सर्विसेज है वो हाईलाइट करती है किसको, उसके आर्टिकल 239 के नेचर को, ठीक है जी, क्योंकि भाई वो यूनिक है, ठीक है भाई, फ्रिक्शन फिल्ड करता है किसके बीच, सेंटर और एनसीटी के बीच, ठीक है। तो ये था इशू। दूसरा इशू जो था वो रेंट कंट्रोल रिफॉर्म को लेकर था, 75 भाई मॉडल टेनेंसी एक्ट आपने पढ़ा होगा 2025, बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टेट्स ने उसको एडोप्ट भी किया, ठीक है। डेडिकेटेड रेंट अथॉरिटी तक बनाई उन्होंने, ठीक है, क्योंकि जो पुराने सिविल कोर्ट में जो प्रोसेस होती थी या ट्रिब्यूनल्स में जो प्रोसेस होती थी उसको इन्होंने रिप्लेस किया, ठीक है, क्योंकि देखिए जो रेंटल हाउस मार्केट है उसको अनलॉक किया जाए आमतौर पे, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं रहने के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि भाई मकान रेंट पे कैसे लें, ठीक है। तो उसके लिए ये बिल है। फाइनेंस कमीशन का ट्रांजेक्शन आप देखोगे 18, तो मैं अब यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ दो ये जो मुझे मेजर इश्यूज लगे हमने वो यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमेंडमेंट से ही है सीधा, जैसे पूछा है कि 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड, किस वाले कौन से अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट से, 8 से, 9 से या 42nd से, तो फर्स्ट अमेंडमेंट से, क्योंकि 9th शेड्यूल की बात चल रही है। 9th शेड्यूल क्या कहती है, क्या कहती है जी, क्या कहती है जी, इसका पर्पज क्या है जी, किसको, जमींदारी को अबोलिश करना, सिस्टम जमींदारी सिस्टम को अबोलिश किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी, ठीक है, कि जो लैंड है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक्सीड भाई उसको लेकर के था, ठीक है। आर्टिकल 31A 31B की बात करी, रेगुलेशन 9 शेड्यूल में डाले गए, उसमें बताया गया कि जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है जुडिशियल ब्लाइंड के सपोर्ट में, ठीक है। फंडामेंटल राइट, देखो हमारे यहाँ क्या है कि देखो, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है हमें मिले हुए हैं, ठीक है, कोई भी एक्ट कोई भी लॉ इनको ब्रीच नहीं कर सकता, ठीक है जी, इनको एक्सीड नहीं कर सकता, इनको सीड नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने केसेस पढ़े होंगे, ठीक है, केशवानंदन भारती केस पढ़ा होगा या फिर IR कोहिलो तो केस पढ़ा होगा, उसमें पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी फंडामेंटल राइट है 14, ट्रिनिटी ऑफ राइट 14, 19, 21 वॉलेट नहीं होने चाहिए भाई किसी भी हाल पे। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में भी यही बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट वो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट या बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हानि ना पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ही इंट्रोड्यूस केशवानंदन भारती केस में। उसके बाद 2007 का अगर आप देखेंगे IR कोहिलो केस, उसने खुद 9 शेड्यूल की बात करता है सॉरी, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब इसका जो इशू था वो इशू वही था, देखो अभी 75% जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के डिबेट हुई कि भैया ये 50% से ज़्यादा क्यों एक्सीड कर रहा है, क्योंकि 9 शेड्यूल तो ये कहती है, क्या कहती है कि भाई 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इंदिरा साहनी केस सुप्रीम कोर्ट का अगर आप पढ़ोगे, इंदिरा साहनी केस में ये तो था कि भैया जो रिजर्वेशन है वो इंक्रीज नहीं हो सकता 50% के आगे, यानी बियॉन्ड कैप सेट की गई थी इंदिरा साहनी केस में। लेकिन अभी क्या है कि फॉर्मली अगर कुछ यूनियन गवर्नमेंट ने देखता है या फिर 9 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी की, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मराठा रिजर्वेशन, ये तो रखा ही रहता है भैया, न्यूज़ में आप आए दिन देख ही रहते हो, मराठा रिजर्वेशन हो गया या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक क्या बोलते हैं आपका कास्ट, तो ये है, ठीक है। IR कोहिलो जो प्रेसिडेंट है 2026 का एक, ठीक है, उसमें क्या कहा गया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 कोर्ट ने ये यूज किया गया IR कोहिलो
को डिटरमाइन किया गया अम्ब्रेला, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है, वो आज भी एक फेस मॉडर्न इकोलॉजिकल राइट को लेकर के एक फेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, हमने आपको डिस्कस किया। देखिए, डिस्कस करने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 72, 73, 74, 75, 98, 91। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं 80th अमेंडमेंट या 42nd, 42 या 44 या ठीक है 43, ये सारे अमेंडमेंट हैं जिनसे सवाल आते आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आपने इसको एंजॉय किया होगा। मैं कि मेरी स्पीड इतनी ही कम रहती है, मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता कि और ज़्यादा तेज़ चलने की, क्योंकि सहजता नहीं होती। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके भी हमें बताएं कि हम उसमें और क्या अच्छा ऐड कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों की सपोर्ट ही हमें एक बेहतर कल या बेहतर बना सकती है, क्योंकि देखिए बेहतर हमेशा कोई खुद से नहीं बनता है, कमियां हमेशा दूसरे बताते हैं, हम उन कमियों को जांचते हैं और उन पे काम करके उनको सुधारते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।